नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सोसाइटी के रिवीजन का ये हमारा 10th लेक्चर है। इस वीडियो में हम मार्च महीने की सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा एडिशन ऑर्गेनाइज किया। ये जो अवार्ड्स हैं ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है ताकि इंडिया की वुमेन लीडर्स या फिर जो चेंज मेकर्स हैं उनके प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके प्रयासों को अप्रिशिएट किया जा सके, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन लीडर्स सोसाइटी में चेंज लाने के लिए काम करें। 2018 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। नीति आयोग के तत्वाधान में एक प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये प्लेटफॉर्म जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है और ये प्लेटफॉर्म नीति आयोग के अंडर आता है। तो ये जो समारोह होता है इसे होस्ट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। चौथा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ और ये अवार्ड्स दिए गए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 8 मार्च 2018 को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ये अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। मैंडेट इस प्लेटफॉर्म का ये है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के बीच कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश की जाए और दोनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उस प्लेटफॉर्म पे वुमेन फोकस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो स्कीम्स हैं उनकी भी लिस्टिंग हो, या फिर और कौन कौन से प्रोग्राम्स सरकार चला रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए उनकी लिस्टिंग हो, उन प्रोग्राम्स के बारे में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बताया जाए। इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी बताई जाएं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, कैसे आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ग्रोथ अचीव कर सकते हो। तो ये सब काम है इस प्लेटफॉर्म के। नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स से संबंधित है। ये इंडेक्स देखो रिसेंटली रिलीज किया गया यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है क्या ये इंडेक्स? ये इंडेक्स देखो मेजर करता है कैसे सोशल बिलीफ्स जो हैं वो रुकावट डालते हैं जेंडर इक्वलिटी में। सोशल बिलीफ्स जैसे देखो महिलाओं का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को एक लेवल के बाद एजुकेशन नहीं दिलवानी चाहिए। ये जो सोशल बिलीफ्स है ना ये बहुत बड़ी बाधा है जेंडर इक्वलिटी में। इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में 75 कंट्रीज से डेटा लिया गया जो कि वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इंडेक्स से ये भी पता लगता है कि कौन कौन से इनविजिबल बैरियर्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं इक्वालिटी को अचीव करने में। इनविजिबल बैरियर मतलब वो बैरियर जो हैं, मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कम महिलाएं टॉप पर हैं। इस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है ग्लास सीलिंग। जैसे आपने कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा होगा, जब कोई महिला टॉप पर पहुंचती है तो इस प्रकार की लाइन लिखी जाती है कि इस महिला ने ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया। ये ग्लास सीलिंग ऐसी सीलिंग होती है, ऐसी रुकावट होती है जो किसी कानून में नहीं है। मतलब ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि महिला टॉप पर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी बहुत कम महिलाएं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पर जाती हैं और एक लेवल के बाद उनकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये ग्लास सीलिंग है, इनविजिबल बैरियर है। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई इस इंडेक्स में, लेकिन उन बातों पर प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे देखो जितने लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था उनमें से आधे लोगों का ये मानना है मैन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। जितने लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था उनमें से 40% से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि मैन जो हैं वो बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं। इवन 28% ने तो ये भी कहा कि मैन अगर अपनी वाइफ को पीटते हैं तो ये जस्टिफाइड है। आप इन चीज़ों को मेंस में कोट कर सकते हो अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि सिचुएशन अभी इम्प्रूव नहीं हुई है। हाल ही में ये इंडेक्स
रिलीज़ किया गया था उनमें ये बातें निकल के आई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो मूवी आई थी थप्पड़ मूवी, इसको भी कोट कर सकते हो। ऐसे में देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी यूपीएससी के सिलेबस की बातें हैं वही लिखनी है। निबंध में आप डेली लाइफ की चीज़ें, जो कुछ आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो मूवी हो और कोई डेली लाइफ की चीज़ हो, उन सबको कोट कर सकते हो। बल्कि और ज़्यादा ओरिजिनलिटी आती है इन सब चीज़ों से ऐसे में। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्रैच स्कीम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट में कि क्या प्रोग्रेस हुई है इस स्कीम में। अभी तक देखो, इस स्कीम के अंतर्गत हमारे देश में 6453 जो क्रैचेज हैं वो फंक्शनल हैं। नेशनल क्रैच स्कीम में होता क्या है? डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को जिनकी एज 6 महीने से लेके 6 साल के बीच में है। ऐसे बच्चों को डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन क्रैचेज में जिनको इस्टेब्लिश किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। तो इससे देखो, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको काफ़ी सुविधा हो जाती है। वो अपने बच्चों को इन क्रैचेज में छोड़कर जा सकती हैं और काम कर सकती हैं। इससे महिलाओं का लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो खर्च आता है वो शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। कौन इम्प्लीमेंट करता है इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्कीम का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी नेशनल क्रैच स्कीम। आप फंडिंग पैटर्न देख लीजिए इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जो स्टेट्स हैं उनके संदर्भ में 60% जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है, 30% स्टेट्स के द्वारा या फिर यूटीज़ के द्वारा, और बाकी 10% एनजीओज़ के द्वारा या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं तो 80 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के द्वारा और 10% एनजीओ या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हिमालयन स्टेट है तो 90 किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, 0 हिमालयन स्टेट के द्वारा और 10% एनजीओ या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सैलिएंट फीचर्स इस स्कीम के इस प्रकार से हैं। डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इवन स्लीपिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चा सो सके। अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ चाइल्ड बिलो 3 ईयर्स। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब जैसे बच्चे को कोई पजल दे दी ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो सही से डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। एंड प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है उन बच्चों को जिनकी एज 3 से 6 साल के बीच में है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, हेल्थ चेकअप होता है और उन बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। 1 महीने में 26 दिनों तक ये क्रैचेज ओपन रहते हैं। एक दिन में 7.5 घंटे तक ये क्रैच ओपन रहते हैं। एक क्रैच में जो बच्चे हैं 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते और बिल्कुल फ्री नहीं है ये क्रैचेज। थोड़ा बहुत पैसा भी चार्ज होता है ताकि एक कम्युनिटी ओनरशिप का एलिमेंट आए इन क्रैचेज की फंक्शनिंग में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल क्रैच स्कीम के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल एनबीसीएफ, डीसी एंड एनआईएसटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट संभावना एक्सप्लोर कर रही है कि वो लोग जो भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं उनके लिए कोई स्कीम चलाई जाए। स्कीम में बहुत कुछ होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं और आइडेंटिफाई करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। छोटे बच्चे हैं तो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको स्किल्स दी जाएंगी ताकि स्किल्स प्राप्त करके वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करें लेकिन भीख ना मांगे। मिनिस्ट्री देखो फिलहाल फंड्स प्रोवाइड करती है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यानी NBCFDC को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस यानी NISD को, ताकि बैगर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं NISD की यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ये ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस बॉडी को एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के साथ सोसाइटीज़ एक्ट 21 ऑफ 1860 के अंतर्गत। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। इसके साथ साथ सोशल डिफेंस की फील्ड में ये नोडल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करता है किस पर, ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन, सीनियर सिटीजन्स की वेलफेयर, भीख ना मांगे इसको प्रिवेंट करना, ट्रांसजेंडर्स या फिर दूसरे सोशल डिफेंस से संबंधित इश्यूज जो हैं इन पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का काम किया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना मतलब ट्रेनिंग देना ऑफिशियल्स को कि वो इन इश्यूज़ को अच्छे से हैंडल करें, ड्रग अब्यूज़ को रोकें, सीनियर सिटीजन्स की वेलफेयर इंश्योर करें, जो भीख मांगी जाती है इसे प्रिवेंट करें। मतलब इन सब इश्यूज से डील करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है। अब बात करें नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। ये देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की गाइडेंस में। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर 1992 में। ये कंपनी देखो एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। इसके अलावा जो गरीब तबका है समाज का, उस तबके की मदद करना स्किल डेवलपमेंट में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम में। समझ गए? तो हमने बात की NBCF, DC एंड NIST के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर के बारे में है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये टेली कंसल्टेशन सेंटर है क्या। ये देखो एम्स में इस्टेब्लिश किया गया है, एम्स के द्वारा ही। इस टेली कम्युनिकेशन सेंटर में होगा क्या, अलग अलग क्लिनिकल डोमेन्स के एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। और देखो देश के वेरियस हिस्सों में जो डॉक्टर्स हैं वो चाहे तो इस नंबर पर कॉल करके कुछ जानना चाहते हैं कि पेशेंट का इलाज कैसे करने हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कोई डाउट है तो वो सब कुछ जान सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ऑडियो कम्युनिकेशन, टेक्स्ट कम्युनिकेशन, हर तरह का 2-वे कम्युनिकेशन हो सकता है इस टेली कंसल्टेशन हब की सहायता से। जैसा देखो आपको पता है कोविड-19 के पेशेंट के इलाज के लिए कोई वैक्सीन तो अभी है नहीं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग ड्रग्स दी जाती हैं सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को। कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि ये दवाएं इस प्रकार से दी जानी चाहिए पेशेंट को। कम से कम हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो विभिन्न हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में कि कोविड-19 का पेशेंट है तो कौन सी ड्रग दी जाए, कैसे इलाज स्टार्ट होना चाहिए, कैसे आगे प्रोसीड होना चाहिए। तो डॉक्टर्स को कोई भी डाउट हो तो इस टेली कंसल्टेशन सेंटर की सहायता से वो डाउट सोल्व किया जा सकता है। इस सेंटर में अलग अलग क्लिनिकल डोमेन्स के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। वैसे देखो ये टेली कंसल्टेशन सेंटर जो है पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क के साथ भी। नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क में 50 मेडिकल कॉलेजेस आपस में कनेक्टेड हैं और इनका नेशनल रिसोर्स सेंटर कहाँ पर है? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। देखो ये जो नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क है ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क का पार्ट है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क में जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है आपस में, ताकि इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट हैं चाहे प्रोफेसर हों या फिर साइंटिस्ट हों वो आपस में कंसल्ट कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, मिल के काम करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? QS यानी क्वेकरली साइमंड्स ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2020 को रिलीज़ किया है। टोटल 1368 इंस्टीट्यूशंस को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में 48 सब्जेक्ट्स के आधार पर रैंकिंग दी गई है। हमारे देश के जो प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग इस प्रकार से हैं।
आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 152, आईआईटी दिल्ली की 182। ये आपको वैसे देखो याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वार्टरली असाइनमेंट्स ने ये रैंकिंग तैयार करते वक्त 22 मिलियन पेपर्स को एनालाइज किया और 200 मिलियन से ज़्यादा साइटेशंस को एनालाइज किया। 5 कैटेगरीज में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है: आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। इस रैंकिंग के अनुसार देखो टॉप 100 में इस बार हमारे 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। वैसे आपको ये इन्फोग्राफिक देख के तो ऐसे लगा होगा कि आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर है और ये 152वें नंबर पे है, तो फिर टॉप 100 में 5 इंस्टीट्यूशंस कैसे हो सकते हैं। ये देखो ये जो रैंक है ये ओवरऑल रैंक है और टॉप 100 में हमारी जो 5 इंस्टीट्यूशंस आए हैं वो कैटेगरी रैंकिंग में आए हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे 44वें नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 47वें नंबर पे। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर 86, आईआईटी मद्रास 88 और आईआईटी कानपुर 96। तो ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रैंकिंग है। उसी प्रकार से दूसरी कैटेगरीज में रैंक इस प्रकार से है: जेएनयू की रैंक 2 इम्प्रूव हुई है, डीयू की 231 और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में डीयू की रैंक है 160, आईआईटी दिल्ली की रैंक है 183। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एम्स की रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पिछली बार एम्स की रैंक थी 338 और इस बार 231। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आज के न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो रिलीफ पैकेज है इसको काफ़ी कवरेज मिली है। वैसे हमने इस इश्यू को सुबह एटोएल की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन पैकेज के जो प्रोविजंस हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सिस या फिर पैरामेडिक्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया गया है। दूसरा 80 करोड़ पुअर पीपल जो देखो बेनिफिशरीज हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उनके लिए जो इंटाइटलमेंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जो यूजली उनको अनाज मिलता है उसके अलावा 5 किलोग्राम वीट या फिर राइस और 1 किलोग्राम अपनी पसंद की दाल मिलेगी आने वाले 3 महीनों के लिए हर एक महीने। इसके बाद मनरेगा के तहत जो वेजेस मिलते हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले मिलते थे 182 रुपये, अब मिलेंगे 202। लेकिन बात वही, काम तो हो नहीं रहा है तो फ़ायदा अभी नहीं होगा इस काम। नेक्स्ट प्रोविज़न, उन महिलाओं का जिनका अकाउंट है जनधन योजना के तहत, हर एक महिला के अकाउंट में 500 रुपये दिए जाएंगे हर एक महीने आने वाले 3 महीनों के लिए। नेक्स्ट 3 करोड़ सीनियर सिटीजन्स, विडो यानी विधवा या फिर डिफरेंटली एबल्ड यानी डिसेबल्ड हैं, उनको देखो आने वाले 3 महीनों में 1000 रुपये की रकम दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल के शुरुआती दिनों में यानी पहले हफ्ते में दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रोविज़न, 8.3 करोड़ फैमिलीज़ जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं उन्हें आने वाले 3 महीनों के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो वो फर्म्स जहाँ पे 100 से कम वर्कर काम करते हैं और वर्कर की सैलरी 15,000 से कम है, तो आने वाले 3 महीनों के लिए सरकार वर्कर की सैलरी का जो 24% है वो प्रोविडेंट फंड में जमा करा देगी। ये होगा आने वाले 3 महीनों के लिए। इसके अलावा देखो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश कीजिए और इस फंड की सहायता से 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने का काम कीजिए। तो ये हमने प्रोविजंस डिस्कस किए रिलीफ पैकेज के। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।